नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनःसंयोजक डीएनए तकनीक पर। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन की वास्तुकला या कहें तो आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ के उस स्तर को समझना है। बिल्कुल, एक ऐसा स्तर जहां जैविक ब्लॉक्स को मतलब हमारी अपनी आवश्यकता के अनुसार फिर से व्यवस्थित किया जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसने जीव विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। सही कहा। और इस तकनीक की गहराई में जाने पर स्पष्ट होता है कि ये केवल जीव विज्ञान की एक शाखा मात्र नहीं है, बल्कि यह आनुवंशिक संयोजन की कला यानी आर्ट ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। इस प्रक्रिया में दो बिल्कुल अलग-अलग प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए को कृत्रिम रूप से जोड़कर एक नया हाइब्रिड डीएनए तैयार किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा वैज्ञानिक कदम है जिसने प्रयोगशालाओं में प्रकृति के उस काम को संभव बनाया है जिसमें अन्यथा लाखों वर्ष लग जाते। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इस विषय पर चर्चा करते समय अक्सर दो मुख्य शब्द सामने आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग। हाँ, और इन दोनों के बीच के तकनीकी अंतर को समझना इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो असल में वो निर्माण या इंजीनियरिंग पहलू है जहां डीएनए के अणुओं को आणविक स्तर पर काटा और जोड़ा जाता है ताकि एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। सही। और दूसरी ओर जीन क्लोनिंग इस नवनिर्मित डीएनए की सटीक प्रतिकृतियां या रेप्लिकास तैयार करने की प्रक्रिया है, जिससे इसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सके। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कृत्रिम हेरफेर विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रतिमान विस्थापन या पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट। बिल्कुल, क्योंकि करोड़ों सालों से इवोल्यूशन या विकास की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक चयन के माध्यम से डीएनए में बदलाव ला रही है। लेकिन इस तकनीक के साथ पहली बार लक्षित और विशिष्ट आनुवंशिक परिवर्तन संभव हुए हैं। मतलब अब ये तय किया जा सकता है कि कौन सा विशिष्ट गुणसूत्र किस जीव में अभिव्यक्त होगा। हाँ, जो कि आधुनिक चिकित्सा और कृषि का मुख्य आधार बन चुका है। तो इस पूरी इंजीनियरिंग के पीछे के लॉजिक को समझने के लिए इसकी कार्यप्रणाली को हम 6 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। एक कहानी की तरह, जैसे मानव इंसुलिन बनाने की ऐतिहासिक यात्रा। बिल्कुल। तो अगर हम इन 6 चरणों का एक त्वरित अवलोकन दें तो विद्यार्थियों को पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। पहला चरण है आइसोलेशन यानी डीएनए का पृथक्करण। दूसरा है डाइजेशन या प्रतिबंधन पाचन, जहां उस डीएनए को काटा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है लाइगेशन मतलब उसे जोड़ना। इसके बाद चौथा चरण ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसमें इस नए हाइब्रिड डीएनए को एक होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है। फिर पांचवा है सिलेक्शन या चयन। और अंतिम छठा चरण है एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। इस पूरी यात्रा को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखा जा सकता है। और इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए अत्यंत विशिष्ट आणविक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जाहिर है ये कोई साधारण निर्माण कार्य तो है नहीं जहां भौतिक उपकरणों से काम चल जाए। बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म स्तर पर काम करने के लिए एंजाइम्स और बायोलॉजिकल वेक्टर्स ही वो औजार हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे दिलचस्प उपकरणों में से एक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आणविक कैंची, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर्स। डीएनए एक अत्यंत लंबा और जटिल बहुलक है, तो इसमें से किसी विशिष्ट जीन को बिना नुकसान पहुंचाए अलग करने के लिए इन्हीं विशेष एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। और इन एंजाइम्स में भी टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग सबसे अधिक होता है। टाइप 2 ही क्यों? क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली अत्यधिक सटीक होती है। ये एंजाइम डीएनए को किसी भी यादृच्छिक या रैंडम स्थान से नहीं काटते। मतलब वो कुछ खास जगहों को ही ढूंढते हैं। बिल्कुल, वे विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों की पहचान करते हैं। और यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि जीव विज्ञान में पैलिंड्रोम का अर्थ केवल शब्दों का खेल नहीं है, जैसे मलयालम या नमन। सही कहा। यह डीएनए के उस त्रि-आयामी ढांचे को दर्शाता है जहां दोनों पूरक स्ट्रैंड्स को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर अनुक्रम बिल्कुल एक समान होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण EcoR1 एंजाइम है, जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। और यह एंजाइम डीएनए पर हमेशा GAATTC अनुक्रम की तलाश करता है। GAATTC। और जब यह इस अनुक्रम को काटता है तो इसका तरीका बहुत ही रणनीतिक होता है। हाँ,
यह अनुक्रम के बीचों बीच सीधा कट नहीं लगाता, बल्कि थोड़ी दूरी पर तिरछा कट लगाता है। इसी तिरछे कट के परिणाम स्वरूप स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे बनते हैं। और इन सिरों पर अयुग्मित बेस होते हैं, जो अपने पूरक अनुक्रमों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं। अन्य कुछ एंजाइम ब्लंट एंड्स या सपाट सिरे भी बनाते हैं। बनाते तो हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टिकी एंड्स को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे लाइगेशन की प्रक्रिया को कहीं अधिक कुशल और स्थिर बनाते हैं। बिल्कुल। अब कटाई के बाद हमारे पास वो लक्षित जीन है जिसे हम स्थानांतरित करना चाहते हैं। लेकिन इस नग्न डीएनए को सीधे किसी नई कोशिका में धकेलना तो संभव नहीं है। नहीं, वो कोशिका के रक्षा तंत्र द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसे सुरक्षित रूप से होस्ट के अंदर पहुंचाने और वहां इसे रेप्लिकेट कराने के लिए एक डिलीवरी वाहन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं। और इसमें सबसे आम नाम आता है प्लाज्मिड का, जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड्स बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। वो क्या? वे केवल 1 से 10 किलो बेस तक के छोटे डीएनए खंडों को ही ले जा सकते हैं। अच्छा, तो जब बड़े जीनोम को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी, जैसे मानव जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान, तो क्या किया गया? तब प्लाज्मिड नाकाफी साबित हुए। इसके लिए उन्नत वेक्टर्स विकसित किए गए, जैसे BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बिल्कुल। YAC वेक्टर्स तो 1 मेगाबेस तक के विशाल डीएनए खंडों को ले जाने में सक्षम है। ये बस आवश्यकता के अनुसार सही वाहन चुनने का मामला है। और किसी भी वेक्टर को एक कुशल डिलीवरी वाहन कहलाने के लिए उसमें 3 प्रमुख विशेषताओं का होना अनिवार्य है। पहला है ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो ये सुनिश्चित करता है कि होस्ट कोशिका के अंदर जाने के बाद डीएनए अपनी प्रतिकृतियां बना सके। दूसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे AMPAR, जो आगे चलकर स्क्रीनिंग या पहचान में एक मार्कर का काम करता है। और तीसरा मल्टीपल क्लोनिंग साइट यानी MCS, जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सकते हैं। और ठीक उसी जगह विदेशी डीएनए को सफलतापूर्वक इंसर्ट किया जाता है। अब विदेशी डीएनए और वेक्टर को एक साथ लाने के लिए आणविक गोंद की आवश्यकता होती है, मॉलिक्यूलर ग्लू, और ये काम डीएनए लाइगेस एंजाइम करता है। बिल्कुल। जब कटे हुए डीएनए के स्टिकी एंड्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो लाइगेस एंजाइम ATP का उपयोग करके उनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये सहसंयोजक बॉन्ड डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन को स्थायी रूप से सील कर देता है, जिससे एक अखंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए या RDNA का निर्माण होता है। अब इस RDNA को काम में लाने के लिए एक जैविक कारखाने की जरूरत होती है, जिसे होस्ट जीव कहा जाता है। आमतौर पर बैक्टीरिया, विशेष रूप से ई कोलाई को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसका विकास चक्र बहुत तेज होता है। लेकिन हर प्रोटीन बैक्टीरिया में सही तरीके से नहीं बन सकता ना। हाँ, कई बार यीस्ट या जानवरों की कोशिकाओं का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा क्यों? यीस्ट का उपयोग उन विशिष्ट स्थितियों में अपरिहार्य हो जाता है जहां मानव प्रोटीन के निर्माण के लिए यूकेरियोटिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। मतलब ई कोलाई एक प्रोकैरियोट होने के कारण पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाता। बिल्कुल, जैसे कि ग्लाइकोसिलेशन। इसलिए जटिल प्रोटीनों को सही 3D संरचना में मोड़ने के लिए यीस्ट या स्तनधारी कोशिकाओं का सहारा लिया जाता है। चलिए, अब तक चर्चा किए गए इन आणविक उपकरणों का उपयोग करके शुरुआती 4 चरणों को कैसे अंजाम दिया जाता है, इस पर गहरी नजर डालते हैं। पहला चरण आइसोलेशन है। और कोशिका के केंद्र में मौजूद डीएनए को बाहर निकालने के लिए केवल भौतिक बल पर्याप्त नहीं है। सेल वॉल, मेम्ब्रेन और आरएनए तथा प्रोटीन के आवरण को हटाने के लिए एंजाइम्स का एक पूरा कॉकटेल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लाइसोजाइम, सेलुलेज और प्रोटीएज, ताकि अंत में हमें बिल्कुल शुद्ध डीएनए प्राप्त हो सके। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है, वो दूसरे चरण यानी डाइजेशन के दौरान एक बहुत ही सख्त नियम के पालन से जुड़ी है। वो नियम क्या है? वेक्टर डीएनए और लक्षित विदेशी डीएनए दोनों को अनिवार्य रूप से एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गणितीय और रासायनिक आवश्यकता है। बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि अलग-अलग एंजाइम्स का उपयोग किया गया, तो बनने वाले स्टिकी एंड्स के अनुक्रम एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। सही कहा। जब दोनों डीएनए खंडों को एक ही कैंची से काटा जाता है, तभी कंपैटिबल स्टिकी एंड्स बनते हैं, जो बाद में लाइगेशन चरण के दौरान एक दूसरे के साथ पूरी सटीकता से जुड़कर एक परिपूर्ण RDNA बनाते हैं। लाइगेशन के बाद आता है चौथा चरण,
ट्रांसफॉर्मेशन, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। चुनौती इसलिए क्योंकि होस्ट कोशिका की झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है और वो डीएनए जैसे बड़े, हाइड्रोफिलिक और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए अणु को आसानी से अंदर प्रवेश नहीं करने देती। तो इस प्राकृतिक बाधा को पार करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई भौतिक और रासायनिक तरीके विकसित किए हैं, जिनमें से हीट शॉक विधि काफी प्रचलित है। मुझे ये विधि हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। इसमें बैक्टीरिया को पहले कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है और फिर अचानक बर्फ से निकालकर 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। इस अचानक आए तापीय झटके से मेम्ब्रेन में अस्थायी सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं और आरडीएनए अंदर खिसक जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में कोशिका को एक संक्षिप्त उच्च वोल्टेज का विद्युत झटका दिया जाता है, जो समान प्रभाव पैदा करता है। और अगर पौधों की कोशिकाओं की बात करें तो वहाँ जीन गन या बायोलिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। हाँ, जीन गन। इसमें सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर डीएनए का लेप लगाकर उन्हें सीधा कोशिका के अंदर फायर किया जाता है। मतलब सोने के कणों को पौधों पर फायर करना किसी साइंस फिक्शन फिल्म के महंगे विलन की योजना जैसा लग सकता है। लगता तो है, लेकिन ये असल में एक बेहद कारगर और स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इस विज्ञान की सुंदरता इसके परिणामों में है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के बाद चरण 5 यानी सिलेक्शन की बारी आती है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि लाखों कोशिकाओं में से केवल कुछ ही वास्तव में उस नए आरडीएनए को ग्रहण करती हैं। बाकी कोशिकाएं या तो मर जाते हैं या खाली वेक्टर के साथ ही रह जाती हैं। इन सफल कोशिकाओं को भीड़ से अलग करना भूसे के ढेर से सुई खोजने जैसा है। और यहीं पर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जैसी शानदार तकनीक काम आती है, जो पूरी तरह से विजुअल आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है। इसे समझने के लिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अवधारणा को देखना होगा। वेक्टर के अंदर एक विशिष्ट जीन होता है, LAC-Z जीन, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है। जब ये एंजाइम एक्स-गाल नामक सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है तो वो नीले रंग का पदार्थ उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया की चालाकी ये है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट ठीक इसी LAC-Z जीन के बीच में स्थित होती है। सही कहा। और जब हमारा लक्षित डीएनए उस साइट पर जाकर जुड़ता है तो LAC-Z जीन का अनुक्रम टूट जाता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसिडेज बनना बंद हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब इन कोशिकाओं को एक्स गैल युक्त प्लेट पर उगाया जाता है तो जिन कोशिकाओं में हमारा विदेशी डीएनए नहीं जुड़ा है उनका LAC-Z जीन अभी भी सक्रिय है। हाँ, और वे नीली कॉलोनियां बनाती हैं। ये विफलता का संकेत है। लेकिन जिन कोशिकाओं में नया डीएनए सफलतापूर्वक फिट हो गया है उनका LAC-Z जीन टूट चुका है और वे सफेद कॉलोनियां बनाती हैं। इस तरह केवल कॉलोनियों का रंग देखकर सफल रिकॉम्बिनेंट कोशिकाओं की पहचान की जा सकती है। एक बार सही कोशिकाओं का चयन हो जाने पर छठा और अंतिम चरण है एक्सप्रेशन। इन सफल कोशिकाओं को बड़े बायोरिएक्टर्स में इष्टतम परिस्थितियों में उगाया जाता है ताकि वे उस विदेशी जीन को व्यक्त कर सकें और बड़े पैमाने पर आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन कर सकें। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले अक्सर लाइब्रेरीज के माध्यम से लक्षित जीन की खोज और पुष्टिकरण किया जाता है, जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी किसी जीव के संपूर्ण डीएनए का एक विशाल कैटलॉग है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों हिस्से शामिल होते हैं। जबकि सीडीएनए लाइब्रेरी अधिक परिष्कृत और विशिष्ट होती है, क्योंकि यूकेरियोटिक डीएनए में इंट्रॉन्स होते हैं, ऐसे हिस्से जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया इन इंट्रॉन्स को हटाने में सक्षम नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक सीधे परिपक्व एमआरएनए लेते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करके उससे डीएनए बनाते हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में केवल वही जीन होते हैं जो वास्तव में सक्रिय रूप से व्यक्त हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चलिए अब तक की इन सभी जटिल प्रयोगशाला प्रक्रियाओं से बाहर निकलकर इसके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों पर बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तकनीक ने जो क्रांति लाई है वो मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है। दशकों पहले मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन सुअरों या गायों के अग्नाशय से निकाला जाता था, जो न केवल अत्यंत महंगा और समय लेने वाला था बल्कि पशुओं से प्राप्त होने के कारण कई रोगियों में गंभीर एलर्जी भी पैदा करता था। आज परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। वैज्ञानिकों ने मानव इंसुलिन का उत्पादन करने वाले जीन को ठीक उसी तरह ई कोलाई प्लास्मिड में इंसर्ट किया जैसा हमने अभी 6 चरणों में समझा। अब बायोरिएक्टर्स में मौजूद ये बैक्टीरिया
हमारे लिए 100% शुद्ध और सुरक्षित मानव इंसुलिन का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का टीका भी इसी तकनीक की देन है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है। और चिकित्सा में जीन थेरेपी एक और अत्याधुनिक अनुप्रयोग है, जो केवल लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि बीमारी को उसकी आनुवांशिक जड़ से खत्म करने का प्रयास करता है। सोमैटिक जीन थेरेपी में रोगी की विशिष्ट कोशिकाओं में दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदल दिया जाता है। और ये बदलाव उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है, जबकि जर्मलाइन जीन थेरेपी में बदलाव प्रजनन कोशिकाओं में किया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। कृषि के क्षेत्र में भी इसके परिणाम अचंभित करने वाले हैं। गोल्डन राइस का उदाहरण एक बेहतरीन सफलता की कहानी है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी से हर साल लाखों बच्चे दृष्टिहीनता के शिकार होते थे। तो वैज्ञानिकों ने डैफोडिल के पौधे और एक विशेष बैक्टीरिया से जीन निकालकर चावल के जीनोम में डाले, जिससे ये चावल बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने लगा और इसका रंग सुनहरा हो गया। ये बायोफोर्टिफिकेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह बीटी कपास ने कृषि में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की समस्या का समाधान किया है। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस नामक बैक्टीरिया से एक विशिष्ट क्राई जीन को कपास के पौधे में डाला गया। ये जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो केवल विशिष्ट हानिकारक कीटों के पाचन तंत्र में जाकर उन्हें नष्ट कर देता है, जबकि मनुष्यों या अन्य जानवरों के लिए ये पूरी तरह से हानिरहित है। उद्योगों में भी बायोफ्यूल्स का विकास और डिटर्जेंट के लिए एंजाइमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी तकनीक पर निर्भर है। लेकिन विज्ञान के हर बड़े कदम के साथ कुछ नियंत्रण और नियम भी आवश्यक होते हैं। बिल्कुल। जब प्रयोगशाला में नए आनुवांशिक संयोजन बनाए जाते हैं, तो ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनका पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर कोई अप्रत्याशित प्रभाव ना पड़े। प्लेइंग गॉड के नैतिक मुद्दे भी अक्सर उठते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, सुरक्षा और नैतिकता का। इसी कारण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त विनियामक ढांचे स्थापित किए गए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में NIH के दिशा निर्देश हैं और भारत में GEAC जैसी संस्थाएं कार्यरत हैं। इनका मुख्य कार्य आनुवांशिक प्रयोगों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव सुरक्षित परीक्षणों के बाद ही पर्यावरण या बाजार में उतारा जाए। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भविष्य की ओर देखें तो क्रिस्पर, Cas9 जैसी आधुनिक तकनीकों ने इस क्षेत्र को और भी अधिक रोमांचक बना दिया है। ये बैक्टीरिया के प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र पर आधारित है, जिसे वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत सटीक उपकरण में बदल दिया है। इसे DNA के लिए एक वर्ड प्रोसेसर के फाइंड एंड रिप्लेस टूल की तरह समझा जा सकता है, जो पुरानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तकनीक से कहीं अधिक तेज और लक्षित है। सिंथेटिक बायोलॉजी तो पूरी तरह से नए जैविक सिस्टम और सर्किट्स को खरोंच से डिजाइन करने की संभावनाओं पर काम कर रही है। पूरी चर्चा को अगर एक रीकैप में पिरोया जाए तो ये पूरी प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रवाह है। लक्षित DNA को आइसोलेट करना, एंजाइम्स से कट करना, वेक्टर के साथ लाइगेट करना, होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करना, सफल हाइब्रिड्स को सिलेक्ट करना और अंततः वांछित उत्पाद को एक्सप्रेस करना। हमारी स्रोत सामग्री का अंतिम उद्धरण इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेट देता है, जीवन के कोड को पढ़ने से लेकर उसे फिर से लिखने तक। विद्यार्थियों, आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले विचार करने के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभी तक हमने DNA का उपयोग जैविक कार्यों और बीमारियों के इलाज के लिए देखा है, लेकिन DNA प्रकृति की सबसे सघन और स्थिर डेटा स्टोरेज यूनिट भी है। क्या होगा अगर भविष्य में हम रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग करके अपना डिजिटल डेटा, फिल्में, किताबें और इंटरनेट का पूरा ज्ञान बैक्टीरिया की DNA में स्टोर कर सकें? एक ऐसा भविष्य जहां हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव सिलिकॉन की नहीं बल्कि जीवित कोशिकाओं की बनी हो। और यदि हम वास्तव में जीवन के कोड को अपनी मर्जी से फिर से लिख सकते हैं, तो क्या हम प्राकृतिक विकास के नियमों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं? इस अभूतपूर्व संभावना पर अवश्य विचार करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।